प्यारे छात्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज खजाना एकेडमी में। आज हम लोग कक्षा 12 से रिलेटेड फिजिक्स के सेकेंड पेपर से दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्यारे दोस्तों, इसके पहले हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में भी जाना है, तो आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानेंगे। प्रकाश का परावर्तन पहले समझ लेते हैं क्या होता है। प्रकाश का किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकरा करके उसी मार्ग पर वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आपने पढ़ा है। परावर्तन के नियम भी होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, ये वाली किरण जो होती है वो आपतित किरण कहलाती है, ये वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है, और ये जो होता है ये बिंदु कहलाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहलाता है आपतन बिंदु। तो पहले आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। परावर्तन कोण को R से लिखते हैं और आपतन कोण को I से लिखते हैं। तो आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। ये परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है? किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से प्रकाश की किरणों का टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बचपन में शीशा, मिरर जिसे कहते हैं, आपने चमकाया होगा किसी के आंख पे, तो वही प्रकाश का परावर्तन वही है। शीशे से टकरा करके प्रकाश का अपना मार्ग बदल देना, उसी माध्यम में अपने मार्ग को बदल देना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जबकि प्रकाश का अपवर्तन इससे तनिक भिन्न है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन यह है कि यहाँ प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। जैसे मान लीजिए वायु है, बार वायु है, तो वायु से मान लीजिए जल में प्रवेश करे, या वायु से कांच में प्रवेश करे, या वायु से किसी अन्य प्रकार के द्रव में प्रवेश करे, है ना। तो ये किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती प्रकाश की किरण। अपवर्तन की घटना, प्रकाश का अपवर्तन तभी हो सकता है जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे मान लेते हैं इधर कोई दूसरा माध्यम है, इधर कोई दूसरा माध्यम। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे दो तरीके से प्रकाश का अपवर्तन हम समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई माध्यम को अलग करने वाला सीमा पृष्ठ है ना, और ये कोई अभिलंब। मान लेते हैं यहाँ कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, ऐसे आपतित हो रही है। जब वो इस माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाएगी। इसका मार्ग वास्तव में बताएं कुछ इस तरीके से है, आगे की तरफ ऐसे सीधे जाना चाहिए इसको, परंतु ये अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। या तो ये इस अभिलंब की तरफ या तो झुक जाएगी या तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अभी मान लेते हैं ये अभिलंब की तरफ झुक गई है। अभी हम आपको रीजन भी बताएंगे कब यह अभिलंब की तरफ झुकेगी, कब अभिलंब से दूर हटेगी। तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, प्रकाश की किरण जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हो और वो अभिलंब की तरफ झुक रही हो, इसका मतलब वो
वो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। किस माध्यम से? विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। ये ऊपर वाला माध्यम क्या हो जाएगा? इधर का माध्यम हो जाएगा विरल, और ये वाला माध्यम हो जाएगा सघन। तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश जब करेगी तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। इसी के ठीक विपरीत है, प्रकाश की किरण जब मान लेते हैं ऐसे आपतित हो रही है और कुछ इस तरीके से, ठीक है, उसे जाना चाहिए था सीधे, परंतु वो अभिलंब से अगर दूर हट जाती है, कुछ इस तरीके से अभिलंब से दूर हट जाती है, मान लीजिए सीधे जाना चाहिए उसको ऐसे, परंतु सीधे नहीं जाती है, ये थोड़ा सा दूर हट जाती है, अपने मार्ग से ऐसे विचलित हो जाती है, तो इस घटना को भी प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। बस शर्त यह है कि यहां प्रकाश की किरण ऊपर का जो माध्यम होगा वो सघन होगा और नीचे का जो माध्यम हो जाएगा वो विरल हो जाएगा। इसका कारण है कि चूंकि सघन माध्यम का मतलब इसके जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं और इसके कण जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं विरल माध्यम का, ठीक है ना। तो प्रकाश की किरण जब सघन से विरल में पहुंचती है तो उसे चलने में आसानी होने का मतलब ये अपने मार्ग में थोड़ा सा तेजी लाती है चाल में, इसलिए वो अभिलंब से दूर हट जाती है। इसके ठीक विपरीत इसमें होता है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो सघन माध्यम के कण चूंकि पास पास होते हैं इसलिए ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, समझ में आया होगा बच्चों। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से तनिक विचलित हो जाती है, इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दोनों केसेस में आप समझ सकते हैं। जब विरल से सघन में जाएगी तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब हम जानेंगे अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन के भी दो नियम है, जैसे परावर्तन के दो नियम होते हैं वैसे अपवर्तन के भी दो नियम है। पहला नियम यह है कि आपतित किरण, इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, और इसे कहते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ये है अभिलंब, अभिलंब, और ये माध्यमों को अलग करने वाला सीमा पृष्ठ कहलाता है। सीमा पृष्ठ या आप पृथककारी तल कह सकते हैं, पृष्ठ, सीमा पृष्ठ। तो पहला क्या है? पहला नियम यह है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और इस बिंदु को कहते हैं जहां किरण पहले आपतित होती है, इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। ओ से लिखते हैं इसको, तो आपतन बिंदु। पहला नियम यह है कि आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर हुआ? क्या पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। लिख देते हैं इसको जरा सा ताकि आप नोट डाउन कर सकें। अभी इसमें समझ लेंगे। आपतित किरण, किरण, कामा अपवर्तित किरण, किरण तथा आपतन बिंदु पर ये आपतन बिंदु है, इस पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। होते हैं। क्लियर हुआ?
दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम कहते हैं आपतन कोण, ये आई है, ठीक ना। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण यानी कि ये पूरा कोण दिख रहा है, ये कोण कहलाता है आर। आर मतलब अपवर्तन कोण कहते हैं इसको, क्या लिख देते हैं, इसे बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, और इसे कहते हैं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण की ज्या माने साइन, साइन आई, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर का अनुपात, रेशियो अगर निकालें यानी कि साइन आई बटा साइन आर निकालें तो वो मान सदैव नियत होता है। ये दूसरा नियम है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ब्रैकेट में लिख देते हैं साइन आई ताकि क्लियर रहे, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, ब्रैकेट में साइन आर का अनुपात सदैव नियत होता है, होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू नियतांक, ठीक है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और एक चीज, स्नेल का नियम तो कहते ही हैं और साथ ही साथ साइन आई बटे साइन आर का मान नियत होता है, या इसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं, 1n2 साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, यानी कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहा जाता है। तो क्लियर हुआ प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन यह है जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही होती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सारी चीजें हमने जान ली, अपवर्तन के नियम भी देख लिए। अपवर्तन का नियम, दो नियम होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते जैसा कि चित्र में आपने देखा था। दूसरा, आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर का अनुपात सदैव नियत होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू नियतांक, या हम इसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। अब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड एक और टॉपिक है हमारे पास, अपवर्तनांक। इस चैप्टर में इसकी अहम भूमिका रहेगी। अपवर्तनांक दो प्रकार के होते भैया, एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखिए, सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक को समझना बहुत ही आसान है। जैसे हम कहें सापेक्ष अपवर्तनांक को हम लिखते हैं 1n2 से, और इसको पढ़ा क्या जाता है? एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या हम कहें पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। और निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम खाली n से लिख देते हैं, खाली n से लिखा जाता है।
हालांकि इसको 1n2 भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें जो पहला माध्यम होता है वो फिक्स होता है। इसमें पहला माध्यम फिक्स नहीं होता है, पहला माध्यम या दूसरा माध्यम कुछ भी हो सकता है। जैसे पहला माध्यम जल हो, दूसरा माध्यम कांच हो, पहला कांच हो दूसरा जल हो, पहला वायु हो दूसरा, यानी कि इसमें माध्यम फिक्स नहीं होते हैं, दोनों माध्यम हो सकता है। लेकिन इसमें जो पहला माध्यम होता है वो वायु होता है, वो फिक्स होता है। वायु का मतलब एयर, एयर का मतलब AN-G, या कोई माध्यम हो सकता है लास्ट वाला AN-G, AN-W, या AN कोई दूसरा लिक्विड हो, ANL, है ना, समझ रहे हैं। तो पहला माध्यम इसमें फिक्स होता है, वायु के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। और किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है आपने समझ ही लिया होगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक में पहला माध्यम वायु होता है, बस इतना ध्यान रखेंगे। निरपेक्ष अपवर्तनांक में पहला माध्यम वायु और दूसरा माध्यम कुछ भी हो सकता है, कांच हो, जल हो, है ना, या कोई द्रव हो, दूसरा माध्यम कुछ भी होगा, लेकिन पहला माध्यम इसमें फिक्स होता है वायु। लेकिन सापेक्ष अपवर्तनांक में दोनों माध्यम फिक्स नहीं होते हैं, ये वायु भी हो सकता है, कांच जल कुछ भी हो, और ये भी वायु कांच जल कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमें उत्साह